Good evening, class. So, in your previous class of your chemistry, we have started our chapter 3, classification of elements and periodicity in elements. Okay. So, what we have learned in our previous class that at that time the elements were discovered and more elements were being discovered at that time. So, it was becoming quite difficult to learn about those elements or to understand about those elements. तो उसको आसानी से समझने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे मेथड्स बताए कि कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे वे ऑफ लर्निंग उसके लिए इजी हो जाए, या हमको पता चल सकता है कि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है तो हम उसको इस तरीके से उनको अरेंज करके एक साथ उसको रख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज थी, जैसे हमने उसमें एक पढ़ा था डॉबनियस ट्रेंड्स, फिर हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर हमने पढ़ा मेंडेलिव, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेंडेलिव का जो आइडिया था वो सबको बहुत पसंद आया एंड स्टिल उसने आगे का सोच करके भी, उसने फ्यूचर का सोच करके भी उस टेबल को क्या बनाया था, प्रिडिक्ट किया था। फिर जब और अब क्या था कि मेंडेलिव के टाइम पे टोटल 61 एलिमेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे। तो उसको और एलिमेंट्स उसने क्या किया, डिस्कवर करने के लिए उसने क्या किया, फिर जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो फिर मूसले नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक नया पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया, जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं, नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें एस 4 ब्लॉक्स रहते हैं, जैसे ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में आएगा वो थोड़ा समझना मुश्किल था, उसके लिए हमको उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, इस प्रकार से एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स आते हैं, एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स आते हैं, डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स आते हैं, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं एंड एफ ब्लॉक जो है इसी के मतलब इनसाइड के एलिमेंट्स है, जिसको हम अलग से बाहर लिख करके रखते हैं। तो यदि हम यहां से काउंट करें तो 2 + 10 12, 12 + 6 18, तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए एंड 7 पीरियड्स यानी यहाँ पे इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने 7 पीरियड में। ठीक है, यदि पीरियोडिक टेबल आप ओपन करके देखें तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप जो रहता है ये वाला, जिसको हम अल्कलाई अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, या अल्काइल मेटल, सॉरी हम इसको अल्कलाई मेटल्स बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को, जिसमें हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम आता है। ठीक है, एंड वन मोर एलिमेंट्स कम हियर व्हिच वी यूजुअली डू नॉट स्टडी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का स्टडी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो अब कैसे मूसले को ये पता चला कि हमें फर्स्ट ग्रुप में इन्हीं एलिमेंट्स को रखना है, या सेकेंड ग्रुप में हमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम को ही अरेंज करना है, या नोबल गैसेस में केवल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन आएंगे, या नोबल हैलोजन्स में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो वो उसने कैसे प्रेडिक्ट किया, उसने पहले क्या स्टडी किया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसने पूरी जो भी पीरियोडिक टेबल बनाई एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई। तो कैसे उसने स्टडी किया, तो चलिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। ठीक है, यानी इसके s ऑर्बिटल में यानी s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिथियम की स्टडी करते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1, यानी इसके सेकंड शेल के s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, यानी इसके भी s पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, यानी ये तीनों साथ में आने चाहिए। ठीक है, फिर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसके भी s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, तो ये यहाँ आना चाहिए। सिमिलरली रुबीडियम का 1s2 2s2 2p6 से लेकर के ये 5s1 तक जाता है, 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, इसके भी s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाना चाहिए। सीसीएम का स्टडी करें तो सीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1, यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, 6th शेल के s में आ रहा है, वो भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी हम इन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो इनके हर आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो s ऑर्बिटल में आ रहा है। ठीक है, और उन s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी ये सब को एक साथ हम रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने और भी कुछ स्टडी किया होगा,
कैसे स्टडी किया, उन्होंने इसका हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कराया जैसे मेंडेलिव ने कराया था, एंड फिर उन्होंने पाया कि ये किस हिसाब से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड अब कैसे होता है, ये फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ पीरियड में बिलोंग करता है। तो ये कैसे पता चला कि ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, तो इसकी स्टडी की गई उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कैसे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, यानी मेरा शेल कौन सा है, फर्स्ट, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में आएगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो इसलिए कौन से में आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा। सोडियम थर्ड पीरियड में होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आता है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसलिए। रुबिडियम फिफ्थ में आता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। आखिरी शेल का देखना है हमें, लास्ट शेल का देखना है, तो लास्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। सिमिलरली फॉर सीशियम इट इज 6s1, तो सिक्स्थ में आ रहा है, तो इसलिए सिक्स्थ पीरियड में ये बिलोंग करता है। तो इस बेसिस पे उसने पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ग्रुप एंड पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे एक और देखते हैं, हम हैलोजेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके बाद का जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव रहता है, बट आप लोग उसे स्टडी कर सकते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको p में रखा, इसको p ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5, एंड इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है और साथ ही साथ ये इसमें बिलोंग करेगा, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी इनको हमें साथ में रखना है। नाउ 1s2, 2s2, 2p6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 35, 30, इसका 17, इसका 35, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, तो यानी इसके भी लास्ट शेल, मतलब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इन सबको एक साथ रखा जाता है। दूसरी बात, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यानी फ्लोरीन मेरा सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है, क्लोरीन मेरा थर्ड पीरियड में, एंड ब्रोमीन मेरा फोर्थ पीरियड में। तो सिमिलरली आप आयोडीन के लिए भी ये स्टडी कर सकते हैं। So on the basis of their electronic configuration and on the basis of their principal quantum number, उसने सारे एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया, प्रॉपर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में ये भी रहता है कि मेटल्स भी रहते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं। तो बेसिकली जैसे हम स्टडी करें, ये जैसे हमारा एस ब्लॉक है, इसको 2 ग्रुप्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसका पहले में जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, एंड एक और एलिमेंट से बिलोंग करता है। सिमिलरली यहाँ पे कोई नहीं आता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, एंड वन मोर हेयर एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद डी को 10 ब्लॉक्स में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे पी आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे बोरॉन आता है, सेकेंड में आता है, ठीक है। इनके फर्स्ट पीरियड में जैसे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हीलियम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिथियम की स्टार्टिंग आ जाती है, तो लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आता है, इसलिए ये सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये जो हमारा रहता है, ये 18th ग्रुप, ये नोबल गैस ग्रुप रहता है, ये नोबल गैस ग्रुप रहता है, यानी ये पूरे के इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कंप्लीटली स्टेबल रहती है, जो इनको फॉलो करना चाहिए। एंड तो इसी वजह से इनको हम लास्ट में नोबल गैस रखते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं। तो जिनके पास स्टेबिलिटी है वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेगा। फ्लोरीन वाला जो ग्रुप रहता है, ये 17th ग्रुप, इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं, इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। 18th ग्रुप जो रहता है, जो 16th ग्रुप जो ऑक्सीजन वाला, उसको हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज अल्कालाइन मेटल्स,
अल्कालाइन मेटल्स, एंड ये वाला जो पीरियड है, ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। एंड लास्ट में आपका आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे मोस्टली आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक को टोटल 14 ब्लॉक में बांटा गया है। एफ ब्लॉक जो आपका रहता है टोटल 14 पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहता है, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पीरियोडिक टेबल की कुछ ड्रॉबैक्स है। बेनिफिट्स तो हम समझ गए कि हाँ, इसने जो भी अरेंज किया बहुत अच्छे से अरेंज किया, हमारे लिए इजी हो गया हर किसी के एलिमेंट्स को समझने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कि हाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। एंड ऐसे भी हम इनको बता सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। साथ ही साथ हम देखें तो हमारा हैलोजन्स और जो ये अल्कालाइन मेटल्स हैं इनके बीच में कौन है, नोबल गैस है, यानी ये इन दोनों को क्या करता है, कंप्लीटली सेपरेट करता है। तो इस बेसिस पे हमने स्टडी किया। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसका फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। क्यों फिक्स नहीं थी? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो रिएक्ट करता है पीरियोडिक टेबल में वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। कैसे? नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ये नोबल गैस, ठीक है। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये नियॉन की तरह बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एंड सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इसकी तरह बनने के लिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हर कोई ये चाहेगा कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा? हीलियम की तरह बनना चाहेगा, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तभी वो हीलियम की तरह बनेगा, ठीक है। और उसी प्रकार फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तभी वो नियॉन की तरह बन पाएगा। इट मींस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ फ्लोरीन के साथ मैच आउट कर रही है। साथ तो इसको हाइड्रोजन को यहां रखा रहना चाहिए, यहां पे क्यों रखे हो? अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी वो नियॉन की तरह बनता है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है। तो उन्होंने ये भी पाया कि हाइड्रोजन भी अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एफ ब्लॉक को आप पूरे पीरियोडिक टेबल के बाहर क्यों रखे हो, इसको एक साथ क्यों नहीं रखे हो, तो ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये अभी भी इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि क्या करेक्ट होना चाहिए क्या नहीं, बट ओवरऑल हम इसी पीरियोडिक टेबल को अभी भी स्टडी करते हैं। सो क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल्स। जो ट्रेंड्स हमको पढ़ने रहते हैं, कई सारे प्रकार के ट्रेंड्स रहते हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई कैसे बदलता है जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर अप टू डाउन जाते हैं, तो कैसे एटॉमिक रेडियाई चेंज होता है एलिमेंट टू एलिमेंट। सेकेंड है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। थर्ड है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड उसके बाद हमें वेरियस इनके कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किस तरीके से वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करता है। तो उसके बारे में हम इसको स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो टिल टुडे आपने क्या क्या स्टडी किया? हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया, कैसे पता चला कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा, पूरा का पूरा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे स्टडी किया था। तो इसके बारे में हम स्टडी किए आज। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड don't forget to comment your name in the YouTube section and read this theory carefully from your textbook. Take care.